नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पर्स में रखे ये जो कागज के टुकड़े हैं या फिर बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर्स, इनकी इतनी वैल्यू क्यों है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, पैसा और बैंकिंग, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए, एक पल के लिए जरा सोचते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पैसा है ही नहीं। तो फिर क्या होता? मान लीजिए किसी को 1 किलो चावल चाहिए और उसके पास देने के लिए सिर्फ एक मुर्गी है। तो बस यही सवाल हमें उस वजह तक ले जाता है कि आखिर पैसा बनाना ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर पैसे की जरूरत पड़ी ही क्यों। असल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन था जिससे हमारे पूर्वज रोजाना जूझते थे। पैसे से पहले था बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। अब इसमें ना सबसे बड़ी दिक्कत थी जरूरतों के दोहरे मेल की। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। मतलब अगर किसी के पास चावल हैं और उसे जूते चाहिए तो उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते तो हों और उसे बदले में चावल ही चाहिए हों। जरा सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ये। मुद्रा ने आकर इस पूरी झंझट को ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई किसी भी सामान के बदले में लेने को तैयार हो जाता है। तो ठीक है, पैसा तो आ गया, पर ये करता क्या है? असल में इसके 3 बहुत बड़े काम हैं और यही 3 काम हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हैं। चलिए एक एक करके पैसे की इन शक्तियों को समझते हैं। पहला, ये विनिमय का माध्यम है, माने कुछ भी खरीदने बेचने का जरिया। दूसरा, ये लेखा की इकाई है, मतलब हर चीज की कीमत पैसे में तय की जा सकती है, जैसे ये घड़ी 500 रुपए की है। और तीसरा, ये मूल्य का संचय करता है, यानी हम इसे भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं। ये किसी फल या सब्जी की तरह खराब थोड़ी होगा। अच्छा, अब पैसा है तो उसे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है बैंकों की। बैंक हमारी अर्थव्यवस्था के दिल की तरह हैं, जो पूरे सिस्टम में पैसे को पंप करते रहते हैं। देखिए, हमारे देश में मोटे तौर पर 2 तरह के बैंक होते हैं। एक तो है कमर्शियल बैंक। ये वो बैंक हैं जहां हम सब अपना पैसा जमा करते हैं या जहां से लोन लेते हैं। इनका मकसद है मुनाफा कमाना। और दूसरे हैं इन सभी बैंकों के बॉस, देश का केंद्रीय बैंक, जो भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई का काम है नोट छापना, सरकार के बैंक की तरह काम करना और देश के सारे बैंकों पर अपनी नजर रखना। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये आखिर पैसा कमाते कैसे हैं? इसका हिसाब बहुत सीधा है। ये हमारे जमा किए हुए पैसे पर जो हमें ब्याज देते हैं, उससे कहीं ज्यादा ब्याज उन लोगों से लेते हैं जिन्हें ये लोन देते हैं। और ब्याज की इन दोनों दरों के बीच का जो अंतर है ना, उसी को स्प्रेड कहते हैं, और यही बैंक का असली मुनाफा होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या किसी को पता है कि बैंक असल में पैसा बना सकते हैं? नहीं नहीं, वो नोट नहीं छापते, पर वो एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, आरबीआई का एक बहुत जरूरी नियम है। नियम यह है कि बैंक अपने पास जमा हुए सारे पैसे को लोन पर नहीं दे सकते। उन्हें अपनी कुल जमा का एक तय हिस्सा आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। इसी हिस्से को कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर। ये वो पैसा है जिसे बैंक किसी को भी उधार नहीं दे सकता। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आरबीआई ने सीआरआर 20% तय किया हुआ है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी ने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है। 20% सीआरआर के हिसाब से बैंक इसमें से 20 रुपए आरबीआई के पास रखेगा और बाकी के 80 रुपए किसी को लोन दे देगा। अब जिस व्यक्ति ने वो 80 रुपए लोन लिए हैं, वो उसे कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ही, और ये पैसा घूमकर किसी और के जरिए वापस बैंकिंग सिस्टम में ही आ जाएगा। अब बैंक इस 80 रुपए का 20% यानी 16 रुपए रखकर बाकी के 64 रुपए फिर से लोन दे देगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो पता है क्या होता है? शुरू के सिर्फ 100 रुपए से पूरा बैंकिंग सिस्टम 500 रुपए तक की मनी सप्लाई बना देता है। इसी कमाल के असर को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इसको ना एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए बैंक एक तालाब है। हम जैसे जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं, वो छोटी छोटी पाइपों से इस तालाब में पानी भर रहे हैं, और जो लोग लोन ले रहे हैं वो बड़ी पाइपों से पानी निकाल रहे हैं। अब आरबीआई का जो सीआरआर वाला नियम है ना, वो ये पक्का करता है कि इस तालाब में हमेशा थोड़ा पानी बचा रहे, ताकि अगर अचानक से जरूरत पड़े तो तालाब पूरी तरह से सूख ना। तो अब जब बैंक इस तरह से पैसा बना सकते हैं, तो जाहिर है कि किसी ना किसी को तो इस पर लगाम लगाकर रखनी होगी, वरना अर्थव्यवस्था में पैसा या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम।
और ये जरूरी काम करता है आरबीआई अपने कुछ बहुत शक्तिशाली उपकरणों के साथ। आरबीआई के पास बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कई हथियार हैं, जैसे बैंक दर और रेपो रेट। ये वो ब्याज दरें हैं जिन पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। अब अगर आरबीआई इन दरों को बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। फिर वो भी आगे हमारे लिए होम लोन और कार लोन महंगे कर देते हैं और इस तरह बाजार में पैसा कम हो जाता है। एक और तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में पैसा डालता है या फिर उन्हें बेचकर सिस्टम से पैसा सोख लेता है। समय के साथ साथ पैसे का रूप भी बहुत बदला है। सोने चांदी के सिक्कों और कागज के नोटों से जो कहानी शुरू हुई थी, वो अब एक बिल्कुल नए दौर में पहुंच चुकी है। हम सबको याद है नवंबर 2016 की वो रात जब भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। इस नोटबंदी का एक बहुत बड़ा मकसद था देश को एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना। इसके पीछे सोच ये थी कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगेगी, डिजिटल पेमेंट जैसे कि ई-वॉलेट वगैरह को बढ़ावा मिलेगा और लेन देन पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएंगे। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जिस तरह से यूपीआई और डिजिटल वॉलेट हमारी आदत बनते जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या भविष्य में हमें इन कागज के नोटों और सिक्कों की जरूरत पड़ेगी भी, या फिर पैसा बस हमारे फोन में दिखने वाला एक नंबर बनकर रह जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।